Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva Easy English Zone और मैं शिवानंद सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं फिगर ऑफ स्पीच के बचे हुए बाकी 4 फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कशन करूँगा और वो 4 जो फिगर ऑफ स्पीच है जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 1 by 1। क्या नाम है, मैं रिवाइज कर देता हूँ फिगर ऑफ स्पीच का। पहला जो आपको पढ़ना है वो फिगर ऑफ स्पीच है एपिस्ट्रॉफी, दूसरी हाइपरबोले, तीसरी ऑक्सीमोरॉन और लास्ट में आपको पढ़ना ओनोमोटोपोइया। ये 4 फिगर ऑफ स्पीच इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ये जानकारी भरी वीडियो पहुँचे, लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। जैसा मैं बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा सी कि क्षण के लिए बता दूँ, इस 4 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप इस 7 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं। डेफिनेशन के तौर पे आपको इन 7 में से कुछ फिगर ऑफ स्पीच दे दी जाएंगी, उनमें से किसी एक का डेफिनेशन लिखना होगा विद एग्जांपल, और कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके दिए जाते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो बड़ी तेज़ी से मैं वीडियो की इस सेक्शन को कंप्लीट करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच जो आज इस वीडियो में डिस्कस होगा वो है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी जनरली संबोधन। इसको पहचानने अगर मैं कहूँ पूरी फिगर ऑफ स्पीच में, तो सबसे आसान फिगर ऑफ स्पीच जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वो यही है एपिस्ट्रॉफी। सबसे आसान, निहायत आसान है। डेफिनेशन भी बहुत छोटी सी, एपिस्ट्रॉफी इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। जो एपिस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है उसमें कुछ खास आपको नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट एड्रेस होता है किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, यानी कि डेड ऑब्जेक्ट को, एब्सेंट ऑब्जेक्ट को, या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ को। इट मीन्स अगर एज ए होल मैं इसको डिफाइन करूँ तो एपिस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ फिगर ऑफ स्पीच। एपिस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस डायरेक्टली टू अ एब्सेंट पर्सन, डेड पर्सन, पर्सनिफाइड पर्सन और आइडियाज़। एड्रेस करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका भ्रम दूर कर दूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने पर्सनिफिकेशन पढ़ा था, उसमें भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थॉट्स की बात थी। वहाँ पर हम उन ऑब्जेक्ट्स, उन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, उन अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ से क्या उम्मीद कर रहे थे? कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे, किसके जैसे? जस्ट लाइक ए लिविंग थिंग और ह्यूमन बींग्स। एपिस्ट्रॉफी क्या कहता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर जिंदा है लेकिन उस समय उपस्थित नहीं है, कोई विचार जो उस समय उपस्थित नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है और उसको संबोधित किया जा रहा हो, संबोधन अलंकार है, उसको खाली उसके द्वारा हमें उसकी गतिविधियां नहीं जाननी है कि वो कर क्या रहा है, हमें उसको खाली संबोधन मात्र से ये चीज़ क्लियर कर देनी है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बनेगा? एपिस्ट्रॉफी। और इसका सबसे आसान पहचानने का तरीका जो है मैं बताता हूँ, अभी एग्जांपल भी आपको देता हूँ। सबसे आसान तरीका होता है फिगर ऑफ स्पीच, एपिस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच पहचानने का, कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको जिसको संबोधित किया गया होगा उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद कॉमा या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर मिलेगा। ये एकदम शर्तियाँ तय है। और उसका फर्स्ट लेटर, जिस वर्ड को हम एड्रेस यानी संबोधित करने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। गौर से सुनिएगा, 3 आइडेंटिटीज़ हैं एपिस्ट्रॉफी को चेक करने के लिए कि जिस वर्ड को, या वर्ड का मतलब समझिएगा वो डेड पर्सन भी हो सकता है, एब्सेंट पर्सन भी हो सकता है, पर्सनिफाइड पर्सन हो सकता है, आइडियाज़ हो सकता है, थॉट्स हो सकता है, उसी को संबोधित करना है। तो जिस पर्टिकुलर वर्ड को संबोधित करना है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उस लेटर के बाद कॉमा होगा। अगर कॉमा नहीं होगा तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य होगा। ये इसकी पहचान है। तो डेफिनेशन एक बार मैं रिपीट करता हूँ। एन एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। यहाँ पर एड्रेस है, पर्सनिफिकेशन में एक्टिविटी है कि कोई ऐसा निर्जीव वस्तु, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थॉट एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स। वहाँ पर एक्टिविटी चेक कर रहे थे, यहाँ पर एक्टिविटी नहीं, एड्रेस, संबोधित करना, बुलाना है। अगर आप बात करें कि इसमें क्या एग्जाम्पल बनते हैं, बहुत आसान से एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे मिल्टन था,
shouldst be leaving at the hour, या आप कभी कभी बोल देते हैं, सेंटेंसेस बोले जाते हैं, ओ जजमेंट thou art fled to ब्रूटस बीस्ट। तो जो वर्ड्स बोले जाएंगे, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल को गौर करिए तो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब। अब जो पहली लाइन को ऑब्जर्व करिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ कैपिटल है, वर्ल्ड का W कैपिटल, उसके बाद देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है। ओ लाइफ, ओ लाइफ में भी देखिए फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड लेटर के बाद में देखो आप फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क आया। वो टाइम में भी वही कंडीशन बन रही है। इट मीन्स एपिस्ट्रॉफी को पहचानने के लिए बेसिकली 3 इंफॉर्मेशन आपके माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जिस वर्ड को, जिस पर्टिकुलर वर्ड को एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसके लास्ट में, वर्ड के लास्ट में कॉमा मिलेगा या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा पर्सनिफिकेशन से डिफरेंट है वो, वहाँ एक्टिविटी चेक करते हैं या एड्रेस चेक करते हैं। अब इसके बाद जो अगला फिगर ऑफ स्पीच इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि दूसरा जो है और कुल का 5वां हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, वो है हाइपरबोले। हाइपरबोले ऐसे आप बहुत परिचित होंगे, रोज़ आप अपनी बातों में शुमार भी करते हैं, खास करके जब आप गप्पे हाँकते हैं। हाइपरबोले को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, जिसको जनरली गांव में कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। राई यानी कि सरसों का दाना, सरसों के दाने जो बहुत छोटा होता, बनाना क्या है, पहाड़, यानी छोटी बात को बड़ा कर देना, यानी जिसको आप कहते हैं मिर्च मसाला लगा के बताना। या कभी कभी उल्टा भी होता है, बहुत बड़ी बात को छोटा कर देना। जैसे एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, मैं कहूं मेरा 1 रुपया खो गया और कोई दूसरा व्यक्ति आए कहे मेरा 1 लाख रुपया खो गया, या उल्टा भी हो सकता, मैं कहूं मेरा 1 लाख रुपया खो गया और दूसरा कहे मेरा 1 रुपया खो गया। तो बातों का फेर है, बात को कैसे परोसा जा रहा है। किसी छोटी वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है या बहुत बड़ी वस्तु को बहुत छोटा करके दिखाया जा सकता है, यानी उसके एक्चुअल फॉर्म में वो नहीं रहेगी। इसी को अति करना, अतिशयोक्ति है ये। तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन, दोनों की बात होती है, थिंग्स और पर्सन, वस्तु और व्यक्ति दोनों। तो हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर, यानी वास्तव में जो वो हैं उससे बेहतर भी बताए जा सकते हैं, उससे बदतर भी बताए जा सकते हैं, उससे बड़ा भी करके बताया जा सकता है या उससे छोटा करके भी बताया जा सकता है। यानी तिल का ताड़ बनाया जाता है, बात को मिर्च मसाले के साथ बताया जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर आपको नज़र आए किसी भी सेंटेंस में, तो आप आसानी से इस बात को भांप लीजिए कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होने के चांसेस बन रहे हैं, हाइपरबोले, जब बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाए। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए कि इसमें ऐसी कौन सी स्थिति बन सकती है, जैसे कहते हैं बेलिंडा स्माइल्ड। कभी कभी कुछ कहानियाँ आपने सुनी होगी कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन माई हैंड्स, कि अगर सारे अरब का इत्र मंगा लिया जाए और मेरे हाथ पे लगा दिया जाए तो मेरे हाथ को खुशबूदार नहीं बना सकता, यानी पूरे अरब का इत्र लगा दिया जाए। क्या बात। या आप सुनते होंगे कि युद्ध में खून की नदियां बह गईं, ये खूबसूरती है फिगर ऑफ स्पीच की, यानी बात को इतना बढ़ाया चढ़ाया जाता है। भाई आप सोचो, युद्ध में खून की नदियां बह गईं। इससे संबंधित बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। फिलहाल मैं 1-2 एग्जाम्पल पे आपको डिस्कशन तेज़ी से कर लेता हूँ। जैसे कि 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यानी हज़ारों को मैं एक नज़र में देख सकता हूँ, यानी हज़ारों लोगों की अगर भीड़ जमा हो तो उन सबको मैं एक नज़र में देख सकता हूँ। क्या बात है, आपकी नज़र काफ़ी तेज़ है अगर ऐसा आप कर पाते हैं। तो इसमें चीज़ें बदतर भी हो सकती है, बेहतर भी हो सकती हैं। आपको सेंटेंस को ये ऑब्ज़र्व करना होगा कि क्या वो चीज़ वास्तविकता में है या वास्तविकता से परे है। इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि खून की नदियाँ बह गई युद्ध में, यानी रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड यानी खून की नदियाँ फ्लोड इन द बैटल। क्या पॉसिबल है?
नहीं। हाँ, ये बात सही है कि रक्तपात बहुत भारी मात्रा में हुआ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि नदियाँ बहने लगी खून की। तो हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में परिचित है, और आप भी इस शब्द से अच्छी भांति परिचित हो जाइए। इसमें वो बातें बताई जाती है जो वास्तव में संभव नहीं होती। इसके बाद जो तीसरा अलंकार है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वह ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास अलंकार। इसमें कोई दो विरोधी शब्द भी हो सकते हैं, विरोधी विचार भी हो सकते हैं, जिसमें हम आसानी से कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अपोजिट क्वालिटीज़ रखती हैं। इट मीन्स अगर मैं इसकी डिफिनेशन दूँ तो हो जाएगा एन ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। यानी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट आइडियाज एक ही साथ रखा जाए। और आजकल का तो बहुत तगड़ा फ्रेज बन गया है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, ओपन भी है तो सीक्रेट कैसा है? जब सीक्रेट है तो ओपन कैसा? ठीक है। और लोग कहते हैं मुझे मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ये दर्द भी मीठा मीठा? क्या बात है भाई, दर्द और मीठा क्या एहसास है आपके? ठीक है। तो विरोधाभास समझने की कोशिश करिएगा। जो चीज़ सीक्रेट है वो खुले तौर पे तो नहीं हो सकती ना, सबको तो पता नहीं चल सकती है। लेकिन कहते हैं इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, या आई फेल्ट अ वेरी स्वीट पेन इन माई स्टमक। तो कहाँ महसूस कर रहे हो भाई? दर्द महसूस कर रहे हो तो मीठा दर्द है, सुकून भरा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसी में कुछ ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे वो कहें कि ही इज़ इर्रेगुलरली रेगुलर, इर्रेगुलरली रेगुलर या रेगुलरली इर्रेगुलर। भाई नियमित रूप से अनियमित है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि वो कौन सी स्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ पे मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ है, या कभी कभी ऐसा भी सुनते होंगे फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये दोनों स्थितियाँ भी कभी कभी आपको सेंटेंसेस में दिख सकती हैं। तो ऑक्सीमोरॉन की डिटेल में आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें दो ऐसे शब्द मिलेंगे, उस सेंटेंस में दो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और नियर बाई एक ही साथ यूज भी किए जाते हैं। ठीक है। अर्थ में वो विभिन्न होंगे, अलग अलग कैसे होंगे? विलोम अर्थ के जैसे। जैसे मैंने आप कहा कि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। विलोम का मतलब ये मत समझ लीजिए एग्जैक्टली उसका एंटोनिम्स होगा, ऐसा नहीं है। उसका जो भावार्थ होगा वो निहितार्थ कैसा होगा? बिल्कुल अपोजिट, उल्टा। ऐसा नहीं कि वो सीधा सीधा होगा कि एंटोनिम्स भी आप उसको मान लें, बिल्कुल एंटोनिम बिल्कुल मत मानिए, उसके भाव और निहितार्थ में अंतर पाया जाएगा। और लास्ट में मैं बैठता हूँ अपने अंतिम फिगर ऑफ स्पीच, वो उसका नाम है ओनोमोटोपोइया, जिसको जनरली हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। यानी ऐसा अलंकार जिसमें कोई एक ऐसा शब्द होगा जो किसी न किसी तरह की ध्वनि की तरफ इशारा करता होगा। वो ध्वनि किसी द्वारा उत्पन्न हो सकती है, वो चाहे बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ हो, चाहे कुत्ते की भौंकने की हो, चाहे सांप के फुफकारने की हो, या चिड़ियों के चहचहाने की हो, बहते हुए पानी की आवाज़ हो, या ढोल नगाड़े की आवाज़ हो, आवाज़ होनी चाहिए। इट मीन्स ओनोमोटोपोइया इज जस्ट लाइक साउंड सजेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच, जो साउंड को इंडिकेट करता है। वो साउंड कैसा भी हो सकता है, हिसिंग साउंड, ड्रमिंग साउंड, गर्गलिंग साउंड, चिरपिंग साउंड, विस्परिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। अगर साउंड सजेस्टिंग वर्ड किसी सेंटेंस में प्रेजेंट है, देन यू कैन से दैट इन दिस सेंटेंस देयर इज द फिगर ऑफ स्पीच इज व्हाट? ओनोमोटोपोइया। इट्स फुल एंड फाइनल। इसमें आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कैसा होता है। बिल्कुल मत शर्माइए, झिझकिए, एकदम ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, उसकी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए साउंड सजेस्टिंग वर्ड से संबंधित। पता चला शब्द तो लिखा लेकिन मीनिंग नहीं पता कि ये जो वर्ड है साउंड सजेस्टिंग है या कुछ और ही अर्थ लेके बैठा है, तो अगर आप ऐसे चूक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी साउंड सजेस्टिंग वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो किसी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट दिखते हैं तो आप श्योर एंड सर्टेन हो जाइए कि दिस इज़ ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। तो कुल मिलाकर के 7 फिगर ऑफ स्पीच है। आप बुक्स रखे होंगे, उनमें डिफिनेशंस क्लियरली लिखी होंगी, और अगर आपको
कहीं समस्या आती है, डिफिनेशन आपको बहुत बड़ी लगती है, समझ नहीं आती है, उसकी वर्ड प्रॉब्लम आपको हो जाती है, या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालों के जवाब मैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचा दूँ। तो चलते चलते एक निवेदन फिर से मैं दोहराता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो ज़रूर करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए कि इसमें कौन से कंटेंट परोसे गए हैं और आपके परीक्षा के नज़रिए से कितने आवश्यक हैं। जैसा कोविड की परेशानी की वजह से कक्षाएं नियमित नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आपकी इस तरह की वीडियो क्लासेस बहुत मदद करेंगी। तो देखते रहिए शिवा इज़ इंग्लिश जोन। धन्यवाद।